तो स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो सुहो होता है वो एम्यूट नाम के मॉन्स्टर को यह बता दिया होता है कि शैडो मोनार्क ने सारे मोनार्क को खत्म कर दिया है। यह सुनने के बाद एम्यूट कहता है इसका मतलब द मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी वो भी शैडो मोनार्क के हाथों मारा गया। सुहो मन में कहता है इस मॉन्स्टर को एम्यूट कहा जा रहा है, सिस्टम तो मुझे यही दिखा रहा है। अब इसने आयरन बॉडी मोनार्क को मेंशन किया तो क्या यह भी एक आयरन बॉडी टाइप मॉन्स्टर है? अगर इसे पता चल जाएगा कि मेरे फादर कौन है तो यह मुझ पर अटैक कर सकता है। कि फिर भी एम्यूट ने सुहो पर अटैक कर ही दिया होता है। एसल काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है, लेकिन सुहो एम्यूट के अटैक को डॉज कर देता है और वो उससे कहता है आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो? जिस प्रकार तुम्हारा रिस्पॉन्स है उसे लगता है कि तुम कुछ झूठ सोच रहे हो। अगर तुम जल्दी से जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये सब सुन के सुहो मन में कहता है क्या यार, इस मॉन्स्टर को किसी को खत्म करने की सोच तो बहुत ही ज्यादा घटिया है। एम्यूट कहता है मैं तुम सभी से पूछता हूँ कि क्या आयरन बॉडी मोनार्क के हाथों द्वारा मारा गया? सुहो कहता है हाँ, उन्होंने सारे मोनार्कों को खत्म कर दिया है। सुहो मन में कहता है अब यह सुन के ये पागलों की तरह हरकतें ना कर दे। हम देखते हैं कि एम्यूट जो होता है वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। यह देख के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एम्यूट कहता है वही मैं सोचूं कि वो मुझे देखने के लिए क्यों नहीं आ रहा है, वो तो नर्क में जा चुका है। लगता है मुझे शैडो मोनार्क को थैंक कहना चाहिए। ये सब सुन के सुहो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है क्यों ये हंस रहा है, आखिर इसका सीन क्या है? सुहो एम्यूट से पूछता है क्या तुम आयरन बॉडी मोनार्क की परिवार से हो? मेरा मतलब उसका कोई संबंधी या फिर कोई वंशज? एम्यूट कहता है क्या मैं उसके परिवार से? ये जो तुमने कहा ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो अब मेरे ये कहने के बाद एम्यूट सुहो पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। सुहो अटैक को ब्लॉक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जिस चैन से एम्यूट को कैद किया गया होता है वो फिर से उसे जकड़ लेती है। यह देख के सुहो अपने मन में कहता है क्या यहाँ पर चैन्स कहाँ से आ गयी? एम्यूट मन में कहता है लालत है ये चैन्स फिर से। क्या जितना मुझे इजाजत मिला था मैं उस इलाके से ज्यादा दूर आ गया। हम देखते हैं कि ये जो चैन होती हैं वो एम्यूट को फिर से उसी जगह पर लेकर चली जाती हैं जहाँ से वो पहले आया था। एम्यूट चिल्लाकर कहता है ये चैन्स घटिया नॉर्डॉक और घटिया स्पेल कास्टर का है। ये कह के एम्यूट वहाँ से चला जाता है। यह सब देख के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है क्या यहाँ पर चैन अचानक से कैसे आ गई और मॉन्स्टर को ले गई? मुझे नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन चलो सब ठीक ही है। एजेल सुहो से कहती है यंग मोनार्क आप ठीक तो हैं? सुहो कहता है हाँ मैं ठीक ही हूँ। हम देखते हैं कि ग्रे की जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब होकर रखी थी। सुहो कहता है हमें इस मॉन्स्टर के एग्जिस्टेंस की उम्मीद नहीं थी, तो आगे हम सावधान रहेंगे। हमें ग्रे और असुरा गिल्ड के मेंबर्स को इमरजेंसी मेडिकल देनी होगी। तभी अचानक से क्वेस्ट के साथ कुछ होने लगता है। यह देख के सुहो कहता है क्या क्वेस्ट के साथ कुछ हो रहा है? इससे एजेल सुहो से पूछती है कि क्या कुछ हुआ है? सुहो उसे कहता है इमरजेंसी वाला मामला है, अब इसे चेंज करना होगा। हम देखते हैं कि सुहो को एक नया क्वेस्ट मिल जाता है और वो यह होता है कि अभी उसे आयरन बॉडी के वंशज एमुलेट को पिरामिड में से हायर करना है। एंड यह देख के लग रहा है कि एमुलेट वो भी ग्रे की तरह ही सुहो के साथ ऐड हो जाएगा। हम देखते हैं कि सुहो उस रूम में आ जाता है जहाँ पर एम्यूट को कैद करके रखा गया होता है। सुहो यहाँ पर देखता है कि सारे स्क्वेंजर गिल्ड के मेंबर्स यहीं पर खत्म हो चुके थे। एम्यूट सुहो से कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर आ गए हो ह्यूमन, तुम्हारे पास दम तो है। सुहो कहता है मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे प्रॉपर कन्वर्सेशन करना है। एम्यूट कहता है क्या हमने पहली बातें नहीं की? सुहो कहता है तुम मुझे बस मारने का ट्राई कर रहे थे, क्या तुम उसे कन्वर्सेशन कहते हो? एम्यूट कहता है अच्छा ऐसा है क्या? वो सब मैंने टॉर्नॉक से सीखा है। अगर तुम कंप्लेंट करना चाहते हो तो जाओ उसके लास्ट में कंप्लेंट कर दो। सुहो मन में कहता है ये वायलेंट तो है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ऑनेस्ट बच्चे को देख रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे जैसे किसी को रिक्रूट करना होगा। सुहो कहता है लगता है तुम्हें आयरन बॉडी मोनार्क पसंद नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा क्यों है? क्या तुम बस इसलिए यहाँ पर आए हो? एम्यूट कहता है तुम इन सब चीजों के लिए क्यूरियस क्यों हो? खैर अब मैं यहाँ पर फंसे गया हूँ तो मेरे पास टाइम पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। मेरा नाम है एम्यूट। इस टूम्ब में ऐसे चैन से बंधे होने से पहले टॉर्नॉक और एक स्पेल कास्टर ने मुझे क्रिएट किया था। सुहो कहता है क्या आयरन बॉडी मोनार्क और एक स्पेल कास्टर ने तुम्हें बनाया? एम्यूट कहता है हाँ, उन दोनों ने मुझे एक नॉर्मल इंसान को ऐसे बना दिया। मुझे चैन के साथ
साथ बांध के इस डेट से भरे हुए टुम्ब में छोड़ दिया। सुहो कहता है क्या तुम इन चेन्स को नहीं तोड़ सकते? एम्यूट कहता है ये चेन्स मैजिक से बनी हुई है, भले ही मैं इनको तोड़ देता हूँ और ज्यादा दूर तक आगे मैं चला जाऊंगा तो ये फिर से आ जाती हैं। इन चेन्स की वजह से मैं कभी भी इस टुम्ब की डेप्थ पे नहीं जा पाया। मैं टॉर्नॉक को कभी भी माफ नहीं करूंगा और उस स्पेल कास्टर को भी नहीं जिन्होंने मुझे ऐसी हालत में डाल दिया। सुहो मन में कहता है क्वेस्ट उससे यह कह रहा है कि मैं एम्यूट को फ्री करूं, मुझे इन चैन से इसे छुटकारा पाना होगा। अब इन चैन से कैसे छुटकारा पाऊं जो बार बार रिपेयर हो जाती हैं। अगर उन स्टैक्स को खींचने की बात हो तो एम्यूट ने ऑलरेडी किया होगा। तभी सुहो को एक आइडिया आता है, वो कहता है 1 मिनट। वो स्टैक्स सुहो एम्यूट से कहता है एम्यूट का तुम्हारे यहाँ पे सील होने से पहले भी यहाँ पर मॉन्स्टर थे? एम्यूट कहता है हाँ। सुहो कहता है इसका मतलब तुम इस डंजन के मॉन्स्टर नहीं हो, तो क्या तुमने कभी इस टुम्ब में इस स्टील के दरवाजे को देखा है? एम्यूट कहता है मुझे बस इसी रूम के बारे में पता है। इस रूम के छोड़कर जब भी मैं टुम्ब में एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ चैंस आ जाती हैं, वो मुझे नहीं पता। वैसे ये सब सवाल करके तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? सुहो मन में कहता है ये अजीब बात है, इस डंजन के अंदर अगर ये एम्यूट कहीं पर भी जा सकता है तो इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। तो स्पेल कास्टर ने आखिरकार ऐसी चेन्स क्यों बनाई? एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाके वो एम्यूट को खींच लेती है। अगर मेरी थ्योरी बराबर है तो सुहो एम्यूट से कहता है एम्यूट अगर मैं तुम्हें इस जगह से आजाद कर देता हूँ तो क्या तुम मेरा एक रिक्वेस्ट सुनोगे? एम्यूट कहता है सुहो तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझे यहाँ से फ्री करोगे? तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अगर तुम यहाँ से मुझे फ्री करते हो तो जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। क्या तुम मुझसे यह कह रहे हो कि तुम स्पेल कास्टर को खत्म करने वाले हो, जबकि तुम्हें यह भी पता नहीं है कि वह कौन है और कहाँ पर है? या फिर तुम्हें कुछ ऐसे मेथड मिली है जिससे तुम इस स्पेल को डिस्पेल कर सकते हो? अगर यह सब तुम मजाक कर रहे हो, सुहो कहता है, लेकिन अगर यह सब मजाक में कर रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? एम्यूट कोई भी फैसला करने से पहले मेरी बातें ध्यान से सुनो। वह कहता है कि वह इस डंजन को गिराने वाला है। ये सुन के एम्यूट को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो वो कहता है तुमने कहा कि इस चेंस की वजह से तुम इस डंजन के डेप्थ पे नहीं जा पा रहे हो, राइट? अगर यह सब स्पेल कास्टर के इरादों का कुछ है तो क्या स्पेल कास्टर यह चिंता नहीं कर रहा होगा कि कहीं तुम इस डंजन के मास्टर को खत्म ना कर दो? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर मैं डंजन के मास्टर को खत्म करके इस डंजन को गिरा देता हूँ तो इन स्टेक्स का क्या ही मतलब रहेगा? अगर ये अपनी पर्पस को ही लॉस्ट कर देंगे, अगर ये चैन स्टेक्स अपने पर्पस को सर्व नहीं कर पाएंगी तो क्या ऐसा नहीं होगा कि चैंस का कोई भी मतलब नहीं रहेगा? ये सब सुन के एम्यूट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है क्या बात है, क्या मजेदार आइडिया है। आगे हम बेरू और एम्यूट को एक साथ देखते हैं। एम्यूट सुहो के साथ वहाँ तक जा चुका है जहाँ तक वो जा सकता था। सुहो वहाँ से आगे निकल जाता है। अभी बेरू और एम्यूट यहाँ पर एक साथ होते हैं। बेरू कहता है यंग मुनार्क आपने इस जैसे अनसिविलाइज्ड रेप्टाइल को अपने साथ आखिरकार क्यों रखा है? एम्यूट कहता है जरा तुम चुप हो जाओ, तुम किसी फ्रूट वाली एंट की तरह एक्ट करना बंद करो। बेरू कहता है क्या तुमने मुझे कहा फ्रूट वाली एंट? क्या तुम मेरे ओरिजिनल बॉडी के हाथों द्वारा मरना चाहते हो? एम्यूट कहता है वैसे किसने सोचा था कि ये लड़का शैडो मोनार्क का वंशज होगा? एम्यूट मन में कहता है अब मैं यहाँ तक आ ही सकता हूँ, शैडो मोनार्क का जो वंशज है वो आगे जा चुका है। फिर समय हो गया, अगर वो डंजन मास्टर को खत्म नहीं कर पाया तो सब वो फेल हो जाएगा। अगर वो डंजन को गिरा भी देता है लेकिन ये चेंस मुझे रिलीज नहीं करेंगी, इसका मतलब ये भी फेलियर ही होगा। हालांकि चाहे कुछ भी कारण हो लेकिन उसकी बातों में मुझे विश्वास फील हुआ था। टॉर्नॉक तुमने क्लेम किया था कि फिजिकल स्ट्रेंथ ही ट्रू स्ट्रेंथ होती है और मुझे बनाया, लेकिन हमसे कमजोर बीइंग भी काफी बड़े हो सकते हैं। ये लड़का शायद मुझे इस जगह से फ्री कर पाएगा। आगे हम सुहो को देखते हैं जो कि मेन बॉस की जगह की गार्डियन मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है। अभी बस 3 ही गार्डियन मॉन्स्टर बचे थे और यहाँ पे हम इस डंजन के मॉन्स्टर को भी देखते हैं। इसका नाम होता है द टुम्ब वार्डन शिका। इसके बाद हमें यही थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि सुहो एम्यूट को शैडो डंजन में लेकर जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर जो चैन होती है वो एम्यूट को यहीं पर रोक रही होती है। यह सब देख के सुहो कहता है जैसा ही एम्यूट शैडो डंजन में जाने की कोशिश कर रहा है वैसे ही चेंस आ रही हैं। इस मोमेंट पे मुझे ख्याल आता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, वैसे ही चेंस आ जाती हैं और मुझे रोक देती हैं। क्या यह दिक्कत वाली स्पेल है? खैर ऐसा नहीं है कि मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था, मुझे पता था कि यह काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं बस कंफर्म
करने के लिए ट्राई कर रहा था। सुहो कहता है तो सुनो, हमारे पास दो चीजें हैं। पहला, मैं और आइजल बॉस मॉन्स्टर को हराएंगे और डंजन को गिरा देंगे। जैसे ही ये हो जाएगा, सेकंड टास्क करोगे, वो है कि डंजन गिरने के बाद पिलर्स भी टूट जाएंगे और चेन्स की जो पकड़ है वो भी लूज हो जाएगी। इसके बाद एम्यूट चेन से आजाद हो जाओगे और एम्यूट तुम बेरू के साथ हमारे साथ ज्वाइन हो जाओगे और फिर हम शैडो डंजन में चले जाएंगे। अगर हम एक भी टास्क में फेल हो जाएंगे तो सब कुछ भी फेल हो जाएगा। फिर सुहो कहता है कि चिंता मत करो, अगर हम फेल भी हो जाएंगे तभी मेरे पास एक बैकअप प्लान है। एंड उसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बॉस मॉन्स्टर शिका सुहो पर अपनी पावर से अटैक कर देता है। इस अटैक से यहाँ पर एक बहुत बड़ा तगड़ा वाला डिस्ट्रक्शन हो जाता है। हालांकि सुहो इस डिस्ट्रक्शन को काटने की कोशिश करता है, लेकिन शिका फिर से सुहो के पीछे से रेत से अटैक कर देता है। यह देख के सुहो अपने मन में कहता है, इस सैंड की वजह से मैं इस टूम के वार्डन शिका के पास नहीं जा पा रहा हूँ। इसका नाम रेड है तो यकीनन ये कम से कम ए रैंक का है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब कुछ खत्म करने से पहले ही मेरा माना खत्म हो जाएगा। मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे खत्म करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं एसल को, जो कि सुहो की तरफ अपने वेपन को फेंक देती है। सुहो शैडो अथॉरिटी का यूज करके वेपन से शिका पर अटैक कर देता है, जिससे वो जो सैंड को कंट्रोल कर रहा होता है वो कमजोर हो जाता है। सुहो चिल्ला के एसल से कहता है, एसल चलो हम हमारे बॉन्ड स्किल का यूज करते हैं। यह सुन के एसल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहते हैं हाँ यंग मोनार्क बिल्कुल। एसल बहुत सारी चार्ज अमाउंट को जमा करने लगती है, इससे वो एक अलग ही फॉर्म में दिखाई देने लगती है। वो अपने मन में कहती है आखिरकार बॉन्ड स्किल को यूज करने के लिए चार्ज रिक्वायरमेंट, इस मेथड को यंग मोनार्क के साथ गेट क्लियर करते समय हमने सीखा था। अगर मैं इस मॉन्स्टर को खत्म करती हूँ तो उनके सोल को मैं अब्सॉर्ब कर सकती हूँ और इससे बॉन्ड स्किल का चार्जिंग रेट भी बढ़ जाता है। एसल सारा का सारा चार्ज अमाउंट सुहो को ट्रांसफर कर देती है। सुहो के गाउंटलेट में सारा का सारा चार्ज अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। सुहो शिका पर एक बहुत बड़ा तगड़ा वाला पंच कर देता है और शिका के दो टुकड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम एम्यूट और बेरू को देखते हैं कि वो लोग देखते हैं कि जो डंजन है वो गिर रहा है। एम्यूट कहता है डंजन गिर रहा है, इसका मतलब वो डंजन मास्टर को हराने में कामयाब हो गए। हम देखते हैं कि पिलर से ये सभी चैन नीचे गिरने लगती हैं। बेरू एम्यूट से कहता है एलिगेटर मुझे फॉलो करो, हम यंग मुना की तरफ जाने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एम्यूट कोई भी जवाब नहीं देता। वो अपने मन में कहता है अगर चैन रास्ते में नहीं आई तो आखिरकार मैं टॉर्नाक से फ्री हो जाऊंगा। मुझे अभी भी पता नहीं है कि टॉर्नाक और स्पेल कास्टर ने मेरे जैसे नॉर्मल इथरिन्स पे यह एक्सपेरिमेंट क्यों किया। मुझे बस इतना याद है कि मुझे रोज डिस्ट्रॉय और रीजनरेट किया जाता था। टॉर्नाक मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करता था और फिर स्पेल कास्टर मेरी बॉडी को रीजनरेट करता था। जितना ज्यादा लंबा एक्सपेरिमेंट होता था उतना ही ज्यादा मुझे दर्द होता था। उससे मेरी जो बॉडी थी वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होती थी। हालांकि मेरा माइंड दर्द नहीं सहन कर पाता था, तो मैंने धीरे धीरे दर्द को एंजॉय करना सीख लिया। मेरे सफरिंग के दौरान मेरी बस एक ही विश थी कि मैं फिर से नेचर को देख पाऊं जो मैंने बचपन में देखा था। अगर ऐसा हो पाता है तो हम देखते हैं कि एम्यूट आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ये चैंस की स्टेक्स उसके हाथों में आकर लग जाते हैं। एम्यूट मन में कहता है क्या ये स्टेक्स उकड़ के मेरे पास आ रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी का भी काफी सारा स्टेक्स एम्यूट की तरफ आने लगता है। एम्यूट उन स्टिक्स को शैडो डंजन में भेजने लग जाता है। हालांकि ये चैन स्टिक्स बहुत ही ज्यादा टफ होती हैं, तो ऐसा करने की वजह से सुहो के पैर से खून निकलने लगता है। लेकिन फिर भी सुहो जो होता है वो हार नहीं मानता और वो काफी सारी स्टेक्स को शैडो डंजन के अंदर भेज देता है। एम्यूट मन में कहता है संग सुहो आखिरकार तुम यह सब क्यों कर रहे हो। आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जो तुम मेरे लिए इतना आगे तक जा रहे हो। इस टेक्स्ट को हैंडल करते हुए सुहो जो होता है वो अपनी लिमिट तक आ चुका होता है। वो अपने मन में कहता है मेरी हड्डियां अभी इनको झेल नहीं पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि एम्यूट बीच में आके इस टेक्स्ट को रोक देता है और वो सुहो से कहता है अब मैं समझ गया हूँ कि सारे मुनार्क शैडो मुनार्क से आखिरकार हार क्यों गए। हमें बस इस टेक्स्ट को शैडो डंजन के अंदर डालना है ना, तो ठीक है चलो हमारी आखिरी स्ट्रेंथ को एक साथ करते हैं। यंग मुनार्क आ जाइए। हम देखते हैं कि सुहो और एम्यूट एक जगह पर रुक जाते हैं। सारी बची हुई स्टेक्स इनके पास आने लगती हैं। इसके बाद हमें एजल को दिखाया जाता है जो कि शैडो डंजन के अंदर बेहोश पड़ी थी। वो उठ जाती है और वो कहती है बेरू जैसे ही मेरी एनर्जी खत्म हो गई, यंग मुनार्क ने मुझे शैडो डंजन के अंदर
भेज दिया था। अभी वो कैसे हैं? बेरू कहता है अरे शांत रहो, अभी आराम करो। हम देखते हैं कि हेजल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो देखती है कि सुओ जो होता है वो बिल्कुल ही ठीक होता है। इसके बाद हमें एम्यूट को दिखाया जाता है जो कि अभी फ्री हो चुका होता है। सुओ को मैसेज आता है कि आपने आयरन बॉडी के वंशज को अपने टीममेट के रूप में रिक्रूट कर लिया है। आप अर्जेंट क्वेस्ट डैमेज क्रेक को कंप्लीट कर चुके हैं। आपका जो लेवल होता है वो अप हो चुका होता है और क्वेस्ट के रिवार्ड भी आ चुके होते हैं। इसके बाद हमें सीधा जिनचुल को दिखाया जाता है जो कि जिनू की फाइल को देख रहा होता है। वो अपने मन में कहता है हंटर संग जिनू के गायब होने के बाद कुछ शुरू हो गया है। हंटर्स और गेट फिर से दिखाई देने लगे हैं। शुक्र है कि हंटर सेंचुरी ने मुझे जो मेरी पहली दुनिया की मेमोरीज थी उसकी वजह से मैंने जल्दी से हंटर एसोसिएशन को बना दिया और ग्रेट कैटेक्लिज्म को दूर कर पाया। स्टारडस्ट का अस्तित्व ये कुछ ऐसा है जो पहले की दुनिया में नहीं था, जो कि अब हो रहा है। ये लो रैंक के हंटर का माना बिना किसी साइड इफेक्ट के साथ बढ़ाता है। जैसा हमने डिस्कवर किया है कि स्टारडस्ट ली मिंगसंग के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होता है जो कि ग्रीम रीपर गिल्ड का वाइस लीडर है। वो यह सब कर पा रहा है जब हंटर लिम टाइगा तो इसके बहुत ज्यादा चांस है कि वो अकेला ही यह सब कर रहा है। मुझे शक है कि पिछली दुनिया में ली मिंगसंग इतना केपेबल नहीं था कि वो अकेले ही इतना सब कुछ कर पाए। मुझे फीलिंग है कि कोई और उसके पीछे है। तभी किसी का कॉल आता है। वो कहता है लीडर मुझे माफ कीजिए, मैं आपको बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में कॉल कर रहा हूँ। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपने पीछे कई सालों में हंटर एसोसिएशन की हेल्प की है मिस्टर जिनचुल। मैंने आपको इसलिए कॉल किया कि क्यों मुझे हंटर एसोसिएशन की हेल्प चाहिए। वो कहता है क्या हमसे हेल्प? ऐसा क्या हुआ? वो बंदा बोलता है कि मेरा जो भांजा है वो एक हंटर बन के अवेक हुआ है और मुझे लगता है कि वो एक गेट के अंदर फंस चुका है। प्लीज उसकी हेल्प कीजिए। हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं अपना यूजिन ही होता है। वो कहता है मिस्टर जिनचुल प्लीज उसकी हेल्प कीजिए। जिनचुल कहता है मिस्टर यूजिन आपके भांजे से मतलब क्या आप सुओ की बात कर रहे हो? तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो संगसुओ होता है वो अमित को शैडो डंजन में लेकर चला जाता है। हालांकि अभी उसकी चैन जो होती है वो उससे अभी अटैच होती है। उसके बाद हमें शैडो डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आसुरा गिल्ड के मेंबर्स को सुओ ने गाड़ियों में बैठा दिया होता है। यहाँ पर सुओ मिस्टर ली को उठा रहा होता है। मिस्टर ली होते हैं वो उठ जाते हैं। सुओ उनसे कहता है कि जो डंजन है वो क्लियर हो चुका है, क्या आप मुझे कुछ देर के लिए अपना फोन दे सकते हैं? ली कहता है सुओ तुम यह क्या कह रहे हो, क्या डंजन क्लियर हो गया? इसके बाद हमें सीधा एयरपोर्ट में दिखाया जाता है। मिस्टर ली संग से कहता है सुओ मैं यह कभी भी नहीं भूलूंगा कि तुमने पिरामिड फील्ड के अंदर हमें बचाया। कोरिया में वापस जाने के बाद भी चलो हम कांटेक्ट में रहेंगे। सुओ कहता है मिस्टर ली कोरिया में वापस जाने के लिए फ्लाइट का इंतजाम करने के लिए आपका शुक्रिया और मेरे अंकल से कांटेक्ट करवाने के लिए भी। सुओ ने यूजिन को सब बता दिया होता है कि उसके साथ आखिरकार क्या हुआ था। आगे संग सुओ मन में कहता है अंकल ने मुझसे कहा था कि उन्होंने हंटर एसोसिएशन में किसी पहचान वाले को रिपोर्ट कर दिया है। शायद मुझे जल्दी से हंटर एसोसिएशन जाना पड़ेगा। मिस्टर ली सुओ से कहते हैं लेकिन फिर भी एक अजीब बात तो है। सुओ वो मॉन्स्टर एस रैंक या उससे ऊपर रैंक का था, वहाँ से वापस आना और डंजन को गिराना। सुओ कहता है हाँ मिस्टर ये थोड़ा अजीब तो है, सच में मेरी किस्मत ही थी। सुओ मन में कहता है मैं इनको नहीं बता सकता कि एमुट के साथ क्या हुआ था। आगे हमें पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर संग एमुट से कहता है आखिर में ये चैन नहीं गई, तुम इन चैन की वजह से शैडो डंजन के बाहर भी नहीं जा पाओगे। अब मैंने तुम्हारी सील को हटाया तो नहीं, तो क्या तुम मेरी प्रॉमिस को नहीं रखने वाले? एमुट कहता है अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ओरिजिनल प्रॉमिस मुझे टॉम्ब से बाहर निकालने का था। शायद क्योंकि जो चैन है वो पूरी जगह पर फैल चुका है, लेकिन मैं पहले से काफी ज्यादा दूर तक जा पा रहा हूँ। यह उस टूम से बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। सुहो मन में कहता है क्या बात है, एमुत की तो पूरी वाइब ही चेंज हो गई। तभी एमुत सुहो को पकड़कर ऊपर जंप लगा देता है। यह देखकर एसिल बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। ऊपर एक बिल्डिंग पे आने के बाद एमुत कहता है भले ही ये धुंधला सा लग रहा है पर मैं ग्रेट नेचर को यहाँ से महसूस कर पा रहा हूँ। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं आपको फॉलो करूंगा यंग मुनार्क। इसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ सुहो जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो सभी को गुड बाय कर देता है। मिस्टर ली मन में कहते हैं सुहो वो मॉन्स्टर को समन कर सकता है और यहाँ तक खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है, लेकिन वो बस एक बी रैंक का हंटर है। मुझे अपने गिल्ड से कांटेक्ट करके इस पर नजर रखनी चाहिए। हम बेरू को
देखते हैं जो कि सुहो से कहता है, यंग मुनार्क बहुत समय हो गया जब मैं प्लेन से जा रहा हूँ। सुहो कहता है जो गेट कोरिया से कनेक्टेड था वो बंद हो चुका है। उस मॉन्स्टर और अर्जेंट क्वेस्ट को कंप्लीट करने की वजह से मैं 7 टाइम लेवल अप हो चुका हूँ। बेरू मेरे करंट लेवल पर तुम्हें क्या लगता है कि मेरी रैंक क्या होगी? बेरू कहता है कि मुझे लगता है यंग मुनार्क आप एक ए रैंक के हो चुके हैं। सुहो कहता है वाह मैं एक ए रैंक का हो चुका हूँ, बढ़िया है, लगता है मेरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ली मिनसंग और इथेरियम्स के दूतों के खिलाफ हमारा काउंटर अटैक लॉन्च करने का समय आ चुका है। इसके बाद हमें चेवरली गिल्ड में दिखाया जाता है जहाँ गिल्ड के मेंबर्स बात कर रहे होते हैं कि हमारा गिल्ड सच में बहुत ही ज्यादा ग्रो हो चुका है। हम सभी सी रैंक के हंटर हैं, लेकिन अभी हमें इंचियोन शहर में भी बी रैंक के गेट की राइट मिल चुकी है। तभी दूसरा बंदा कहता है हाँ, और अभी हमारे पास बड़ा ऑफिस भी हो चुका है। यह सब बस स्टारडस्ट का शुक्र है, इसकी वजह से हम सी रैंक के होने के बावजूद भी बी रैंक के गेट पे जा पा रहे हैं। इन दिनों इसे ब्लैक मार्केट में खरीदना बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार इसको किसने बनाया, पर मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। दूसरा हंटर पूछता है क्या ये इतना अच्छा है? मुझे तो ये स्टारडस्ट कुछ खास नहीं लगता। वो बंदा इसे बोलता है तुम शुरुआत से ही बी रैंक के हंटर हो, तुम यह कैसे फील कर सकते हो? तुम इसके बारे में नहीं समझ पाओगे। हमें इस बंदे का नाम दिखाया जाता है, इसका नाम होता है किम संग सो। वो आगे कहता है मैंने सुना है कि हंटर एसोसिएशन स्टारडस्ट को यूज करने के खिलाफ लाखों पास करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि कोई रूम में आते हुए कहता है क्या आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका तो कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्या इसका यूज करना बेहतर नहीं है? मेरा मतलब इससे तो और भी ज्यादा गेट को बंद करने में हेल्प हो रही है। हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं इथेरियम्स का दूत ही होता है। वो लड़का गुस्से में कहता है चेवरली गिल्ड, क्या इस गिल्ड के पास उन गिल्ड्स की राइट है? इंचियन में अपीयर हुए संग सुहो कहता है क्या एक लड़का? हाँ ये चेवरली गिल्ड है, पर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो लड़का कहता है मुझे वो गेट्स दे दो। संग सुहो कहता है क्या? वह लड़का अपनी पावर्स को यूज करके कहता है मैंने कहा मुझे वो गेट दे दो। ये लड़का यहाँ पे सारे सी रैंक वाले हंटर को अपने काबू में कर लेता है। हंटर्स कहने लगते हैं कि मेरे दूत आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। संग सू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है अरे तुम सब यह क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम सभी को क्या हो चुका है? तुम लोग अचानक से इसके सामने क्यों झुक रहे हो? वो बच्चा कहता है यहाँ पे वो भी हंटर हैं जिन्होंने स्टारडस्ट को कंज्यूम नहीं किया है। चलो यह भी परफेक्ट है, अब से तुम में से कोई भी कुछ भी नहीं देखेगा और कुछ भी नहीं सुनेगा। हम देखते हैं कि सभी जो हंटर होते हैं वो अपनी आँख और कान को बंद कर लेते हैं। संग सू कहता है अरे तुम सब ये लड़का जो कह रहा है वो क्यों कर रहे हो? इथेरियम्स का दूत कहता है उस गधे के अलावा भी मैं किसी और ह्यूमन से बात करना चाहता था। हमारे क्रिएटर ने विश किया कि उस वर्ल्ड को पोजेस करो जिसके पास अपना मास्टर नहीं है। हम यहाँ पे अर्थ पे उनके विशेष को पूरे करने के लिए आए हैं। संग सू कहता है आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो? वो सू से कहता है पर यहाँ आने के बाद मेरे कुछ सवाल हैं। क्रिएशन तो वो बीइंग है जो क्रिएटर की विशेष को एग्जीक्यूट करने के लिए बने हैं, लेकिन तुम ह्यूमंस ने अपने खुद के डिजायर बनाए हैं और अपने आप से मूव करने लगे। आखिरकार क्रिएटर के कौन से विशेष को तुम लोग पूरा कर रहे हो? संग सू पूछता है कौन क्रिएटर? आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये सब अभी क्या है? अभी तुम सभी को पहले जैसा नॉर्मल करो। क्या ये किसी प्रकार का कल्ट रीजन है? तुम भले ही एक बच्चे हो, लेकिन तुम जैसे ही प्रैंक करते रहोगे तो मैं तुम्हें बख्शने नहीं वाला। संग सू की बातें सुनकर दूत को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है क्या कल्ट? क्या तुमने अभी मेरे क्रिएटर को गाली दी? दूत संग सू के डैगर को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। यह देख के संग सू बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। इसके बाद दूत एम्पलीफाई करके संग सू को दूर कर देता है। संग सू फिर से दूत पे अटैक करने के लिए आ जाता है, पर दूत उसको एक ही झटके में काट डालता है। हम देखते हैं कि दूत के अटैक से एक और दूसरा हंटर भी खत्म हो चुका होता है। दूत कहता है मैं तुम सभी को फिर से देखने और सुनने का इजाजत देता हूँ। इस जगह को साफ कर देना। यह करके जो दूत होता है वो बाहर आ जाता है और बाहर हंटर्स होते हैं। उनको अंदर से एक आवाज आती है। वो कहने लगते हैं कि आखिरकार ये अंदर से क्या आवाज आई थी। दूत इनको भी अपने कंट्रोल में ले लेता है और इनसे कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, वो सभी तुम लोग भूल जाओगे। वो अपने मन में कहता है फ्री विल, आखिरकार ये क्या है? सारे क्रिएशन तो अपने क्रिएटर की विशेष को एग्जीक्यूट करने के लिए ही बने होते हैं। हालांकि इस यूनिवर्स के क्रिएटर ने उनके क्रिएटर को अपनी खुद की विल से मार दिया। हम देखते हैं कि ये दूत इंचियोन के गेट में आ जाता है। यहाँ इसको एक मॉन्स्टर
मॉन्स्टर दिख जाता है। इन्होंने अभी इसे कैद कर लिया होता है। दूत कहता है एक मॉन्स्टर नहीं, मुझे इसे डायमेंशन रिफ्यूजी कहना चाहिए। डायमेंशन क्रेक में घूमते घूमते यह यहाँ पर आ गया है। अपने घर को खोने के बाद यहाँ ऐसे घूमते रहना ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। मैं तुम्हारे गुस्से को बाहर आने की तुम्हें एक चांस देता हूँ। बाहर जाओ और जितनी तबाही मचानी है मचा लो। मेरे क्रिएटर की विशेष को पूरा करने के लिए मुझे इस दुनिया को इन्वेस्टिगेट करना होगा। आगे हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ एसोसिएशन के एजेंट कहते हैं गेट से जो माना आ रहा है ये काफी ज्यादा दिक्कत देने वाला है। अगर बॉस को जल्दी खत्म नहीं किया जाएगा तो डंजन ब्रेक हो जाएगा। इस लोकेशन में मुझे डर लग रहा है एयरपोर्ट में कहीं बहुत बड़ा डैमेज ना हो जाए। यहाँ पर सीन ऐसा है कि डंजन के अंदर जो हंटर गेट को क्लियर करने के लिए गए थे इथरेम्स के दूतों ने ऑलरेडी उनको अपने वश में कर लिया होता है। आगे दूत काबू किए हुए मॉन्स्टर को लेकर हंटर के साथ डंजन के बाहर आ जाता है और इन बाहर के हंटर को भी वो अपने काबू में कर लेता है। इसके बाद दूत का हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है एंड ये जो पार्ट होने वाला है वो तुम लोग थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम देखते हैं कि दूत कहता है कि क्रिएशन अपने क्रिएटर की विशेष को फुलफिल करने के लिए क्रिएट किए गए थे। अगर क्रिएटर को बोर होने लगता है तो हम क्रिएशन एक दूसरे के साथ बैटल करते हैं। अगर हमारे क्रिएटर ने हमें कुछ भी करने की विशेष की तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि वही तो रीजन है जिसके लिए हम एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक दिन हमारे गॉड ने हमसे कहा एक दूसरे डायमेंशन में हम में से एक किंग मारा गया, इसको लो और उस दुनिया की ओनरशिप ले लो जो बिना मास्टर का है। बेसिकली वो लोग अर्थ की बातें कर रहे होते हैं। गॉड्स के आर्डर को फॉलो करते हुए हमने हमारी दुनिया से अनेकों भरोसेमंद वॉरियर्स को जमा किया और वर्ल्ड विदाउट मास्टर की ओर निकल पड़े। हालांकि डायमेंशन में असंख्य सोल्जर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी। इसके ऊपर से जितना ज्यादा एनर्जी डायमेंशनल पोल से जाती उतना ही वो छोटा होता जाता। गॉड की आर्मी को वहाँ पहुँचने में सदियां लग गयी। आखिरकार आर्मी वर्ल्ड विदाउट अ मास्टर में पहुँच गए। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो सेम वैसा ही सीन है जो हमने सोलो लेवलिंग के लास्ट एपिसोड में देखा था। जब जिनू एक पोर्टल के पास आ गया होता है तो जिनू इनसे लड़ने के लिए आगे आया होता है। जिनू को देख के दूतों ने कहा था कि हमारी आर्मी का सामना डार्कनेस से हो गया, एक अनंत एबिस के डार्कनेस। हम देखते हैं कि जिनू यहाँ पर अपने शैडो आर्मी को समन करता है और इनके बीच की बैटल स्टार्ट हो जाती है। दूत आगे बताता है कि डार्कनेस और उसकी आर्मी का हर एक बिंग हद से ज्यादा पावरफुल था कि फिर भी डार्कनेस का बस यही एक भयंकर एक्सपेक्ट नहीं था। डार्कनेस से फाइट करते समय जो हमारे सोल्जर मर जाते थे वो करप्ट होकर उनके साथ ही हो जाते थे और वो हमारे खिलाफ लड़ते थे। जैसे जैसे बैटल चलती रही वैसे वैसे बस डार्कनेस ही पावरफुल होता गया। गॉड की आर्मी डिसएडवांटेज में थी और द वर्ल्ड विदाउट मास्टर के अंदर का शुरू हुआ वार दूसरी डायमेंशनल में पुश हो गया। आखिर में गॉड की आर्मी डार्कनेस से हार गई और निराश हो गई। तभी गॉड के एक दूत टाइन ने एक सजेशन दिया, डार्कनेस और अपनी दुनिया वर्ल्ड विदाउट मास्टर में नहीं है। उसके पास बहुत ही ज्यादा माना होने की वजह से वो आसानी से अपनी दुनिया में वापस भी नहीं जा पाएगा। मुझे वर्ल्ड विदाउट मास्टर में जो लाइफ फॉर्म है उनसे कोई भी माना डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो अगर हम मिस्ड बन का यूज करें तो उस दुनिया को जल्दी जीत पाएंगे। आगे दूत बताता है कि मिस्ड बन बने थे वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। गार्ड की विल से उनको यहाँ पर भेजा गया था। भले ही उनके माइंड से कुछ ले लिया गया था लेकिन उनके पास होली फायर थी। खैर उनकी पावर बहुत ही ज्यादा वीक थी लेकिन वर्ल्ड विदाउट माना में उनके एक्सप्लोजन बहुत ही ज्यादा डैमेज कर सकते थे। गॉड की आर्मी ने माना कि अगर उनका यकीन इस वर्ल्ड विदाउट मास्टर में फेल हो गया और यकीन करने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई तो वह वहाँ पर एक सेंचुरियन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अगर एक मेडिकल हो जाएगा तो आर्मी टाइल्स की स्ट्रेटेजी से पूरी तरीके से एग्री कर गई। टाइल ने तुरंत अपनी एबिलिटी का यूज करके अपनी पावर को 5 हिस्सों में बांट दिया और सबसे कमजोर पार्ट को वर्ल्ड विदाउट मास्टर में भेज दिया। जैसे कि प्लान किया गया था डार्कनेस इस फ्रेगमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाया और यह फ्रेगमेंट सक्सेसफुली वर्ल्ड विदाउट मास्टर में पहुंच गया। लेकिन पहला फ्रेगमेंट जो यहाँ पर आया था उसने एक अनएक्सपेक्टेड चीज को देखा। लाइफ फॉर्म जो वर्ल्ड विदाउट मास्टर में थी उनके पास कोई भी माना नहीं होना चाहिए था लेकिन इसका उल्टा हो गया। लाइफ फॉर्म के पास भी माना था पर कुछ समय के बाद समझ में आया कि इनके पास माना कैटेक्लिज्म की वजह से आया। तो फर्स्ट फ्रेगमेंट ने फैसला किया कि वो दूसरे फ्रेगमेंट के आने का वेट करेगा और वो सक्सेसफुली सेकंड फ्रेगमेंट से भी जुड़ गया। इस दुनिया में वार के बीच में अचानक से ऐसा हुआ चेंज यकीनन ये
किसी ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा था। प्लान में ज्यादा चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। ह्यूमन हंटर के नाम से जाने जाते हैं जिनके पास माना होता है। टाइल का फ्रेगमेंट होने के नाते मुझे मेरे मिशन को हासिल करना है, तो इनको अब खत्म होना होगा। हम देखते हैं कि यहाँ एयरपोर्ट में एक मॉन्स्टर आ जाता है, उसके साथ काफी सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर भी होते हैं। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जल्दी से जल्दी हंटर एसोसिएशन को कांटेक्ट किया जाए। टाइल का फ्रेगमेंट यहीं पर होता है। वो मन में कहता है ज्यादा अमाउंट में मॉन्स्टर का माना होगा तो हाई रैंक के हंटर दिखाई देंगे। पॉसिबल हो पाया तो मुझे एस रैंक के हंटर की स्किल को कंफर्म करना होगा। तभी पीछे से एक हंटर चिल्लाते हुए कहता है यहाँ पे डंजन का ब्रेक क्यों हुआ? क्या गेट के पास डिजाइन गिल्ड नहीं था? हंटर को देख के टाइल का फ्रेगमेंट मन में कहता है क्या एक हंटर है जो एयरपोर्ट में से था? ये सारे के सारे स्टार डस्ट पाउडर का ही यूज करते हैं। स्टार डस्ट पाउडर है एक एम्पलीफिकर है जो मिस्ड वन के फेथ को मेल्ट करके क्रिएट किया गया था। उनके शरीर में जमा होने वाले थोड़े से फेथ का आमतौर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक बार उनका फेथ टाइल के प्रभाव से बढ़ता है तो उनको काबू में किया जा सकता है। टाइल का फ्रेगमेंट इनको भी कंट्रोल में ले लेता है और वो कहता है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। हंटर हाँ कह के यहाँ से निकल जाते हैं। एक गॉब्लिन मॉन्स्टर एक लड़की को स्टेप कर देता है, वो नीचे गिर जाती है। उसके सामने टाइल का फ्रेगमेंट होता है, वो उससे हेल्प मांग रही होती है। हालांकि वो कुछ भी नहीं करता। वो अपने मन में कहता है ना अपनी क्रिएटर यानी कि गॉड के लिए एग्जिस्ट करती है। अपने गॉड्स की विल्स को फुलफिल करना तो मैंने यही यकीन कर लिया था कि उनके एग्जिस्ट होने का बस यही एक कारण है। लेकिन ह्यूमंस अपनी खुद की इच्छा क्यों रखते हैं? वो एक क्रिएशन है जो डिजायर रखते हैं, वो बस उनके क्रिएटर के लिए नहीं होनी चाहिए। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि ये कमजोर ह्यूमन हमारे हायर विंग हैं? हम देखते हैं किसी एयरपोर्ट में सुओ भी होता है, वो यहाँ पर आ चुका होता है। वो कहता है मैं अभी यहाँ पर गया था, पर यहाँ पर एक डंजन ब्रेक होकर रखा है। हम देखते हैं कि एक जायंट मॉन्स्टर एक ह्यूमन पर अटैक कर देता है। सुओ उसे किक मारकर उसे दूर पटक देता है और वो उस ह्यूमन को बचा लेता है। सुओ उसे कहता है जल्दी यहाँ से चले जाओ, मैं इस मैजिक बीस्ट को संभालता हूँ। सुओ बहुत ही तेजी से मॉन्स्टर को काटने लगता है। टाइल का फ्रेगमेंट सुओ को देखते ही वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। सुओ को देख के उसे ली मिंगसन की बातें याद आती है। वो फ्रेगमेंट मन में कहता है एक हंटर जो ब्लैक मास्क के साथ है, कहीं ये वही तो हंटर नहीं जिसके बारे में ली मिंगसन ने मेंशन किया था। एंड इसी के साथ अपना जो एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें जो ये एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगले किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।